चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है और वो नेक्स्ट टॉपिक बात करता है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग की। भाई क्रॉसिंग ऑफ अ चेक को कितने प्रकार में कवर करा गया है, हमको वो बात करनी है। राइट, चले तो सेक्शन 123 से लेकर ओवरऑल सेक्शन 131 तक क्रॉसिंग ऑफ अ चेक के ही कॉन्सेप्ट हैं। क्रॉसिंग ऑफ अ चेक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इज अ डायरेक्शन बाय द ड्रॉअर। ये क्या होता है, एक डायरेक्शन देता है ड्रॉअर। ड्रॉअर मतलब मैंने डायरेक्शन दिया बैंक को, टू द पेइंग बैंकर आईसीआईसीआई बैंक को डायरेक्शन दिया है दैट पेमेंट शुड नॉट बी मेड अक्रॉस द काउंटर। आप पेमेंट काउंटर पे मत देना, कैश में मत देना, सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के बैंक अकाउंट में पेमेंट आपको करना है। राइट, द पेमेंट कैन बी कलेक्टेड ओनली थ्रू अ बैंकर। मतलब आपको जो पेमेंट करना है वो उसके बैंक अकाउंट में ही पेमेंट करना। ये कॉन्सेप्ट होता है आपका क्रॉसिंग ऑफ अ चेक का। अब टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग की बात करें, एक होता है जनरल क्रॉसिंग और एक होता है स्पेशल क्रॉसिंग। राइट, हमने ऑलरेडी बात की है भाई जनरल क्रॉसिंग क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टू पैरेलल ट्रांसफर लाइन रहती हैं लेफ्ट हैंड साइड टॉप ऑफ द चेक में। आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्पेशल क्रॉसिंग मतलब जिसमें ब्रांच का नाम लिखा होगा, बैंक का नाम मेंशन होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट जो है वो आपको उसी पर्टिकुलर ब्रांच से मिलने वाला है। पहले हम बात करें जनरल क्रॉसिंग की। तो जनरल क्रॉसिंग में व्हेन वेयर अ चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस विदाउट एनी वर्ड्स और विद वर्ड्स एंड कंपनी लिखा होगा, और एंड नॉट नेगोशिएबल रिटन इन बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। राइट, या तो वर्ड ये लिखा होगा, इट इज कॉल्ड एज अ जनरल क्रॉसिंग। अब यहाँ पर आपको शब्द क्या लिखा हो सकता है, नॉट नेगोशिएबल। अब बहुत ध्यान से, ये जो नेट नॉट नेगोशिएबल का वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये चेक, ये इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या नहीं होगा, फर्दर ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसका ये मतलब कतई नहीं होता। नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये इंस्ट्रूमेंट पहले ए के पास था, अब ये इंस्ट्रूमेंट किसके पास पहुंच गया, बी के पास। और अगर किसी चेक में यहाँ पर वर्ड लिखा है नॉट नेगोशिएबल, तो इसका मतलब ये है कि जो टाइटल ए के पास है वही टाइटल बी को मिलेगा, बी को इससे अच्छा टाइटल नहीं मिल सकता। फिर से, अगर किसी जनरल क्रॉसिंग में, किसी चेक में टू पैरेलल ट्रांसफर लाइन में अगर वर्ड क्या लिखा है, नॉट नेगोशिएबल, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, आप इसको ये नहीं बोलोगे कि भाई ये चेक नेगोशिएबल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोलना है हमको। इसका मतलब ये होता है कि जो टाइटल ए के पास है उससे अच्छा टाइटल बी के पास नहीं हो सकता, अगर वर्ड क्या लिखा है यार, नॉट नेगोशिएबल। चला, ये होता है नॉट नेगोशिएबल का मतलब। इट इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग वेयर अ चेक इज क्रॉस जनरली द बैंकर ऑन whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker। अगर आपने वर्ड लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, तो लॉ ने बोला वो बैंकर जो है वो सिर्फ बैंक अकाउंट में ही उसका पेमेंट करेगा और कहीं पेमेंट नहीं करेगा। सेक्शन 126 ये बात करता है। अब क्या क्या लिख सकते हैं आप, नॉट नेगोशिएबल लिख सकते हैं वो लाइन के बीच में, एंड कंपनी लिख सकते हैं, नॉट नेगोशिएबल एंड कंपनी, ये कुछ भी लिख सकते हैं टू पैरेलल लाइंस के बीच में। आगे, अब अगर कंसेप्ट होता है आपका स्पेशल क्रॉसिंग का, राइट, बियर द नेम ऑफ द बैंकर, बैंकर का नाम लिखा होगा, मतलब उस पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच में ही उस चेक का पेमेंट होगा। ये होता है हमारा स्पेशल क्रॉसिंग की बात। either with or without the word not negotiable ICICI बैंक, not negotiable कैनरा बैंक, ये लिखा होगा। स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है, तो लॉ ने बोला where the lines of crossing bears the name of a banker either with or without any additional words, the effect is that it payment can be obtained only through a particular banker whose name appears between the two lines। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया ICICI नरीमन पॉइंट ब्रांच, राइट, या BKC ब्रांच लिख दिया हमने, तो लॉ ने बोला यार आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट उस ICICI बैंक की वो ब्रांच से ही पेमेंट मिलेगा,
ये कंसेप्ट होता है यार स्पेशल क्रॉसिंग का। आगे अब अब अगर वर्ड आपका लिखा है राइट, अब आपका अगर वर्ड लिखा है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, क्या वर्ड है? एक और होता है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। बेसिकली मेजॉरिटी दो ही होती है, एक होता है जनरल क्रॉसिंग और एक क्या होता है आपका स्पेशल क्रॉसिंग। बट नाम से लग रहा है यार रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग मतलब ऐसी क्रॉसिंग जिससे हम फर्दर नेगोशिएशन उसका रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। ध्यान से, द वर्ड अकाउंट अकाउंट पेइंग आर एडेड टू द जनरल और स्पेशल पेइंग। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया अकाउंट पेई ओनली या आईसीआईसीआई बैंक पे अकाउंट ओनली, तो वो क्या हो गया आपका रिस्ट्रिक्टिव। ध्यान से, when the word account pay or account pay only are added to the general or special crossing, हमने जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग करा और उसके साथ में हमने ये वर्ड लिख दिया, तो उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। मतलब रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कोई अलग से क्रॉसिंग नहीं होती है, ये तो हम जनरल या स्पेशल क्रॉसिंग के साथ में वर्ड यूज कर देते हैं। The effect of account payee crossing is that the banker is supposed to collect the check on behalf of the customer, मतलब payee, only whose name appears on the face of the check. If banker collects this check from an endorsee, that is a person other than the named payee, he can be held responsible in case that the endorsee turns out to be the wrong holder of the check. तभी शब्द क्या लिखते हैं हम अकाउंट पे, राइट। चले, तो तीन तरह की क्रॉसिंग की हमने बात की, एक है हमारी जनरल क्रॉसिंग, एक है हमारी स्पेशल क्रॉसिंग, और थर्ड कौन सी क्रॉसिंग है यार? थर्ड क्रॉसिंग है हमारी सब रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। मतलब ये हमने स्पेशल या जनरल क्रॉसिंग के साथ में अकाउंट पे वर्ड जोड़ दिया है, राइट। चलो, अब हु में क्रॉस द चेक उसकी हम बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग में। एक होता है भाई जनरल क्रॉसिंग, where a check bears across into its face two parallel transverse lines between any words, without any words, or with words and a company not negotiable written in between the two parallel lines, it is called as a general crossing। उस particular crossing को हम क्या बोलते हैं यार? जनरल क्रॉसिंग। where a check is crossed generally, the banker on whom it is drawn shall not pay it otherwise to the banker। आपको काउंटर पे पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बैंकर को ही देना है। स्पेशल क्रॉसिंग, where the lines of the crossing bears the name of the banker either with or without any additional words, the effect is that पेमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको उसी बैंक से लेना है जो वहां पर अपियर हो रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127, भाई देखो ध्यान से, 126 बात करता है जनरल क्रॉसिंग की। याद रख पाओ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉसिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो चेक में से, अब उसमें से जनरल क्रॉसिंग का शब्द जो है वो 126 में आएगा और स्पेशल क्रॉसिंग का शब्द जो है वो 127 में आएगा। ये सेक्शन याद रख पाए, बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127, where a check is crossed specifically to more than one banker, the banker on whom it is drawn shall refuse payment thereof except where the banker to whom it is crossed may, सिर्फ वो क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चेक दिया, क्रॉसिंग कर दी। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया साहब, दिल्ली में हम बात करें तो आपने लिख दिया यार, फॉर एग्जाम्पल, या हम मुंबई की बात करें, आपने लिख दिया साहब साकिनाका ब्रांच अंधेरी में, राइट। अंधेरी में साकिनाका ब्रांच, तो साकिनाका ब्रांच जो है आईसीआईसीआई बैंक की, वही उसका पेमेंट करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपका ये वाला जो आपका है चेक, ये अंधेरी वेस्ट में किसी दूसरी ब्रांच के पास पहुंच गया है, तो सिंपल है यार, वो दूसरी ब्रांच इसका पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि ये स्पेशल क्रॉसिंग है। एक बात, दूसरी बात, वो दूसरी ब्रांच जो है आईसीआईसीआई बैंक की, वो किसको भेज देगी ये चेक? साकिनाका उसी पर्टिकुलर ब्रांच को भेज देगी जिस ब्रांच का वो पेमेंट है। It is drawn shall refuse the payment thereof except where the banker to whom it is crossed may cross it specifically to another banker, his agent for collection। अकाउंट पेई क्रॉसिंग हमने बात की है। When the word अकाउंट पेई ओनली आर एडेड टू, मतलब
अगर हम ध्यान से देखें यार तो अकाउंट पेई क्रॉसिंग कोई अलग से क्रॉसिंग नहीं है, मतलब ये कोई थर्ड टाइप की क्रॉसिंग नहीं है, ये तो इन एडिशन टू जनरल क्रॉसिंग और इन एडिशन टू स्पेशल क्रॉसिंग का ही पार्ट है। When the word account payee or account payee only are added to the general or special crossing, it is called as restrictive crossing. Restrictive crossing, right? The effect क्या होता है? Banker is supposed to collect the check on behalf of that payee only. Payee मतलब जिसको अमाउंट मिलने वाला है, जिसका नाम लिखा है, whose name appears on the face of the check. If the banker collect this check from an endorsee, अगर आपने चेक कलेक्ट किया है एंडोर्सी से, दैट इज द पर्सन अदर देन द नेम्ड पे, ही कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन केस दैट एंडोर्सी टर्न्स आउट टू बी रॉन्गफुल होल्डर ऑफ द चेक। सब बैंकर जिम्मेदार होगा अगर वो गलत तरीके से पाया गया एंडोर्सी के पास चेक। 10 लायबिलिटी ऑफ द बैंकर एनहेंसेस टू ग्रेट एक्सटेंट सच टाइप ऑफ क्रॉसिंग इज नॉट स्ट्रिक्टली रिकॉग्नाइज्ड, राइट? ऐसे अलग से आपको नहीं लिखना है। अब याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 130 इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? सेक्शन 130 नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, मतलब अगर आपने वो चेक पे लाइन के बीच में ये शब्द लिख दिया, अब क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, हमको वो बात करनी है। This require writing of words not negotiable. In addition to two parallel transitive lines, these words may be written inside or outside these lines. आप आगे पीछे कहीं भी लिख दें। According to section 130, a person taking a check जिसपे generally या special crossing है और bear in either case the word not negotiable shall not have or shall not be capable of giving a better title to the check. ए को जो बेस्ट टाइटल अवेलेबल है उससे बढ़िया टाइटल वो बी को नहीं दे सकता। Then that which the person from whom he took it is the statutory crossing. A check with such crossing is not negotiable but continues to be transferable as before. लॉ ने बोला इसका मतलब ये नहीं है अगर हमने ये शब्द लिख दिया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है भैया वो ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफरेबिलिटी तो उसकी एग्जिस्ट होगी, अभी भी वो ट्रांसफर हो सकता है। Ordinary, in a negotiable instrument, if the title of the transferor is defective, the transferee, if he is a HIDC, सिर्फ और सिर्फ HI होल्डर इन ड्यू कोर्स को ही राइट मिलता है, अदरवाइज और किसी को राइट नहीं मिलता। याद रखना सेक्शन 9 है यार HIDC के लिए, बराबर है। और सेक्शन 9 जब हम बात करेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स में, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ फोर्जरी के केस में HIDC को बेटर टाइटल नहीं मिलता है, फिर वो ओरिजिनल पर्सन को ही मिलेगा। इसके अलावा और कोई चीज है तो हर केस में HIDC को बढ़िया वाला टाइटल मिलने वाला है, राइट? प्रीवियस में कोई भी डिफॉल्ट हो HIDC को फर्क नहीं पड़ता। When the words not negotiable are written, even a HIDC will get the same title as that of the transferor. लॉ ने बोला याद रखना भैया अगर पुराने वाले टाइटल में अगर नॉट नेगोशिएबल वर्ड है तो HIDC को भी वही टाइटल मिलेगा जो पुराने वाले को है। याद रखना ये फोर्जरी वाला भी केस कवर होगा इसमें। Thus, if the title of the transferor is defective, the title of the transferee will also be same. Thus, the addition of the word not negotiable does not restrict the further transferability. सब अगर हमने शब्द में लिख दिया not negotiable तो वो further restrict नहीं करता उस इंस्ट्रूमेंट की ट्रांसफरेबिलिटी के लिए बात करें, but it's entirely take away the main feature of negotiability, which is that a holder with a defective title can give a good title to the subsequent holder in due course. Holder in due course को तो फिर भी सही टाइटल नहीं मिलता, राइट? बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब याद रखना। सेक्शन कौन सा है आपका 130 और सेक्शन 130 बात करता है नॉट नेगोशिएबल की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन बहुत काम का है। आगे कौन क्रॉसिंग करेगा? लॉ ने बोला सब हु में क्रॉस द चेक, वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यार अगर आपका अनक्रॉस्ड चेक है, कौन सा है? ओपन चेक है, मतलब
अनक्रॉस चेक मतलब ओपन चेक है। अगर आपका अनक्रॉस चेक है तो लॉ ने बोला ड्रॉवर कर दे, होल्डर कैन क्रॉस इट, चाहे तो आप जनरल क्रॉसिंग कर दो चाहे स्पेशल क्रॉसिंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। एक बात, अगर आपका चेक क्रॉस जनरली है तो होल्डर उसको स्पेशली में कन्वर्ट कर सकता है। अगर आपका चेक क्रॉस जनरली और स्पेशली है, होल्डर में एट द वर्ड नॉट नेगोशिएबल जोड़ सकता है शब्द में। और अगर आपका चेक क्रॉस स्पेसिफिकली है तो वो बैंकर जिसको ये पेमेंट नहीं करना वो उस पर्टिकुलर ब्रांच में भिजवा देगी या उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए स्पेशली क्रॉस्ड कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन। आगे, पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक। अरे भाई, अगर चेक आपका जनरल क्रॉसिंग है तो बैंकर के थ्रू पेमेंट होगा, स्पेशल क्रॉसिंग है तो उसी मेंशन्ड बैंकर के थ्रू पेमेंट होगा। पेमेंट शैल बी मेड बाय द बैंकर ऑन whom इट इज ड्रॉन। एक्स्ट्रा शॉर्ट, अगर चेक क्रॉस है और उस पर क्या वर्ड लिखा है, नॉट नेगोशिएबल, इट मीन्स द पर्सन, देखो ध्यान से सेक्शन 130 का रेफरेंस लिख लेते हैं ताकि आपको बार बार बोलने पर याद हो जाए। It means the person shall not be capable of giving a better title to the check than that what which he himself has. आपको जो टाइटल है उससे बेस्ट टाइटल आप नहीं दे सकते, राइट। ये तो है हमारे पास क्रॉसिंग वाला कॉन्सेप्ट। चल, हु में क्रॉस द चेक, सेक्शन कौन सा है यार, 125। अ चेक में बी क्रॉस बाय द फॉलोइंग पार्टीज। लॉ ने बोला ये पार्टीज है, ये इसको क्रॉस कर सकती हैं। पहला, ड्रॉअर कर दे, अ ड्रॉअर में क्रॉस इट्स चेक। अब चाहे तो जनरल क्रॉसिंग कर दे चाहे स्पेशल कर दे, लॉ ने बोला हमें कोई दिक्कत नहीं है, होल्डर भी कर सकता है। अ होल्डर में क्रॉस एंड अनक्रॉस चेक जनरली और स्पेशली, दोनों ऑप्शन। अगर कोई चेक जनरली है तो उसको स्पेशली कर देगा, अगर कोई चेक जनरली स्पेशली है तो वो वर्ड नॉट नेगोशिएबल ऐड कर सकता है। नॉट नेगोशिएबल का सेक्शन 130। आगे, बैंकर मतलब ड्रॉअर हो गया, होल्डर हो गया, बैंकर हो गया। अ बैंकर में क्रॉस एंड अनक्रॉस चेक इफ अ चेक इज क्रॉस जनरली तो वो स्पेशली टू हिमसेल्फ कर सकता है। वेयर अ चेक इज क्रॉस स्पेशली, द बैंकर टू whom it is crossed may again cross it specifically to another banker, his agent for collection। ये भी ऑप्शन है आपको अगर क्रॉसिंग करना है तो। प्रोटेक्शन ऑफ लायबिलिटी ऑफ द पेइंग बैंकर, राइट। अब लॉ ने बोला यार, हमने बहुत ध्यान से, पेइंग बैंकर मतलब मैंने कोई चेक ड्रॉ करा और मैंने चेक ड्रॉ करा है मिस्टर रमेश के लिए और मेरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, तो मेरे आईसीआईसीआई बैंक को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, पेइंग बैंकर, बराबर है। मेरे आईसीआईसीआई बैंक को आप क्या बोलोगे, पेइंग बैंकर। मेरा आईसीआईसीआई मेरे अकाउंट में से 10,000 रुपए डेबिट करके सब क्रेडिट कर देगा सामने वाले के अकाउंट में। एक बात, अब उसको प्रोटेक्शन दी गई है कि भाई बैंक की कोई लायबिलिटी ना हो। अब बैंक की लायबिलिटी कब आएगी, गुड फेथ में काम नहीं किया तब आएगी, राइट। या फिर आपने कोई चीज नेग्लिजेंस की है तब। द बैंकर who makes the payment of a cross check is called the paying bank, ICICI बैंक। पहला, check payable to order, where a check payable to order of a payee, the bank is discharged by payment in due course, राइट। सेक्शन 10 बात करेगा यार पेमेंट इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट की, मतलब अगर कोई ऑर्डर पे पेमेंट देना है, मतलब उस पे लिखा है भाई पे टू एक्स ओनली, राइट। तो हमने एक्स को पेमेंट कर दिया, हमने मतलब बैंक ने एक्स को पेमेंट कर दिया, एक्स को पेमेंट कर दिया, बंदा रिलीफ हो गया। द बैंकर इन अदर वर्ड्स कैन डेबिट हिज कस्टमर अकाउंट, मेरा अकाउंट को डेबिट कर देगा। Even though the endorsement by the payee might turn out to be forgery or the endorsement might have been placed by the payee agent without his authority, वो मेरे बैंक को डेबिट कर सकता है। बी पॉइंट, चेक पेबल टू बियरर, अगर भाई ऑर्डर पे है तो उस पर दे दिया, बियरर मतलब जिस व्यक्ति के पास है
रीजनेबल इंक्वायरी करके वो उसका पेमेंट कर सकता है। As regards bearer check, the rule is that once a bearer, always a bearer. A bank gets a good discharge by payment in due course. Payment in due course का सेक्शन कौन सा है यार? सेक्शन 110 है, सॉरी 10। सेक्शन कौन सा है भाई? सेक्शन 10 बात करता है। ऑफ द अमाउंट ऑन अ बेयरर चेक टू द होल्डर ऑफ द चेक। भाई बैंक किसको पेमेंट करेगा? सिर्फ और सिर्फ होल्डर को। It does not matter whether the apparent holder is the owner of the check or not. सब apparent owner, आपका apparent holder जो है चेक का ओनर है या नहीं है, लॉ ने बोला वो तो पेमेंट कर देगा। बट याद रखना, अगर बड़ा अमाउंट होता है, 5 लाख का अमाउंट है, और आप अगर फ्रीक्वेंटली चेक ड्रॉ नहीं करते, तो बैंक वाला आपको फोन लगाता है कि भाई हमारे सामने मिस्टर रमेश एक 10 लाख का चेक लेकर आए हैं आपका, क्या आपने इशू किया है? आपने फोन पे बोल दिया हाँ मैंने इशू किया है, तो फिर वो उसको पेमेंट कर देता है। आगे, पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक जनरली, वेयर अ चेक इज क्रॉस जनरली द बैंकर ऑन whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker। सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में ही जाएगा। पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस स्पेसिफिकली, वेयर अ चेक इज क्रॉस्ड स्पेसिफिकली the banker on whom it is drawn shall not pay it to otherwise than to the banker to whom it is crossed or his agent for collection। पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ क्रॉस चेक, सेक्शन कौन सा है? 128। where the banker on whom a cross check is drawn has paid the same in due course। और आपने अमाउंट दे दिया, राइट। चले, the banker paying the check, and in case such check has comes to the hand of payee, the drawer thereof shall respectively be entitled to the same rights। और आपको हम वैसे ही पोजीशन पे रख देंगे as they would respectively be entitled to or place if the amount of the check had been paid to or received by the true owner। हम आपको वैसे ही पेमेंट करेंगे जैसे कि अगर ये चेक ट्रू ओनर देता, हम वैसे आपको दे देंगे पेमेंट। पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक आउट ऑफ ड्यू कोर्स, सेक्शन 129। any banker paying a check cross generally otherwise than to a banker or a check cross specifically otherwise than to the banker to whom the same is crossed or his agent for collection being a banker shall be liable to the true owner। अगर कुछ लॉस हुआ और आपने नहीं बताया या आपने इंक्वायरीज नहीं करी, लॉ ने बोला आप तो ट्रू ओनर के प्रति जिम्मेदार रहोगे। एक्सेप्शन, payment of a check on which drawer's signature were forged। If any drawee bank made the payment on a check on which जिस पर ड्रॉअर के सिग्नेचर फोर्ज थे, देन बैंक शैल बी लाइबल टू द ट्रू ओनर। आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई वो बराबर है या नहीं है। 10, द पेइंग बैंकर शैल बी लाइबल इफ ही मेक्स द पेमेंट ऑफ द चेक ऑन विच ड्रॉअर सिग्नेचर वाज फोर्ज। फिर वो बैंक की जिम्मेदारी है, बैंक आपको उतना अमाउंट वापस करेगा, राइट। फिर किसकी जिम्मेदारी है? वो बैंक की जिम्मेदारी है कि बैंक आपको इतना अमाउंट वापस करेगा। चल, हम बात करें प्रोटेक्शन ऑफ पेइंग बैंकर। पहला वाला भाई ऑर्डर पे है, पे कर दिया, काम खत्म। दूसरा वाला बियरर इंस्ट्रूमेंट है, पे कर दिया, सेक्शन 85 सब सेक्शन 1 है, सेक्शन 85 सब सेक्शन 2 है। 2 पॉइंट तो ये हो गए हमारे पास। पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक जनरली वाला है, पेमेंट कर दिया, काम खत्म। पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक स्पेशली वाला है, पेमेंट कर दिया, काम खत्म। 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? भाई आपने ऑर्डर चेक का पेमेंट कर दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। बियरर चेक का पेमेंट कर दिया, जो व्यक्ति लेकर आया उसको पेमेंट कर दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ऑर्डर चेक का पेमेंट, ऑर्डर क्या जनरली चेक क्रॉसिंग है, पेमेंट कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, बैंक में पेमेंट करना है। स्पेशल क्रॉसिंग है, उसी ब्रांच के थ्रू पेमेंट करना है जिसके थ्रू आया है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ द क्रॉस चेक, और जो भी क्रॉस चेक का पेमेंट किया है आपने, चाहे ये वाला हो चाहे वो हो, ड्यू कोर्स में करना है।
आउट ऑफ ड्यू कोर्स है तो फिर लॉस होगा। ये सारे प्रोटेक्शन दिए हैं और फोर्जरी के केस में भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, राइट। तो ये बेसिक फंडा है जो हमने बात की है विद रिस्पेक्ट टू क्रॉसिंग ऑफ अ चेक की। चलो आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लायबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग बैंकर। द बैंक विच रिसीव्स द पेमेंट ऑफ अ क्रॉस चेक ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर इज नोन एज अ कलेक्टिंग बैंक। इसका मतलब ये है कि भाई मेरा अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में और मैंने चेक दिया किसके नाम पर, रमेश के नाम पर। रमेश का अकाउंट है आरबीएल बैंक में। तो लॉ ने बोला साहब आरबीएल बैंक को हम क्या बोलेंगे यार, कलेक्टिंग बैंकर। आरबीएल बैंक को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग बैंकर। सेक्शन 131 नॉन लायबिलिटी ऑफ बैंकर रिसीविंग पेमेंट ऑफ अ चेक। अ बैंकर हु हैज इन गुड फेथ, अगर कोई बैंकर गुड फेथ में होता है एंड विदाउट नेग्लिजेंस रिसीव्ड पेमेंट फॉर अ कस्टमर ऑफ अ क्रॉस चेक, चाहे जनरली हो चाहे स्पेशली हो, himself shall not in case the title of the check proves defective, अगर वो टाइटल चेक का डिफेक्टिव प्रूव होता है या कोई लायबिलिटी इनकर करता है टू द ट्रू ओनर ऑफ द चेक बाय रीजन ऑफ ओनली हैविंग रिसीव्ड सच अमाउंट इन ऑर्डर टू अवेल द प्रोडक्शन। कौन सा वाला बैंक, आरबीएल बैंक। द बैंकर नीड्स टू प्रूव दैट, पहला that the banker has received the payment of a cross check, वो बैंक प्रूव करेगा कि भाई जो हमको पैसा मिला ये क्रॉस चेक था, हमको पैसा मिल गया। बैंकर that the collection was made by the bank on behalf of the customer, जो कलेक्ट किया गया है अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर कलेक्ट किया गया है। एंड that the collecting bank must have acted in good faith without negligence, सब उन्होंने गुड फेथ में काम किया है, कोई नेग्लिजेंस नहीं है। तो लॉ ने बोला यार ये हुआ आपका, किसके लिए, किसको बचाया हमने, कलेक्टिंग बैंकर को। ओके चल, यहां तक हमने बात की है ये कॉन्सेप्ट की, प्रोटेक्शन ऑफ लायबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग बैंकर। कलेक्टिंग बैंकर मतलब हमारे एग्जाम्पल में आरबीएल बैंक, मतलब रमेश के बैंक को हम क्या बोलेंगे यार, कलेक्टिंग बैंक बोलेंगे। ध्यान से, द बैंक विच रिसीव्स द पेमेंट ऑफ ए क्रॉस चेक, अब चाहे वो जनरल क्रॉसिंग हो चाहे स्पेशल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर, उसको हम क्या बोलेंगे यार, कलेक्टिंग बैंक। नॉन लायबिलिटी ऑफ बैंकर, उसको दो तीन चीजें प्रूव करनी पड़ेगी कि भाई मैंने जो लिया है पेमेंट वो क्रॉस चेक के माध्यम से लिया है, कस्टमर के बिहाफ पर लिया है मैंने, ये देखो क्रॉस चेक कस्टमर के, और मैंने गुड फेथ और नेग्लिजेंस को चेक किया था कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है वहां पर। ये कंसेप्ट है बेसिकली कौन सा वाला, कि भाई किस तरीके से हमको चेक वगैरह लेना है। अब हम अपनी चार्ट बुक में चलते हैं, कहां पर, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरफ। चले क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें हम बहुत ध्यान से। क्लासिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट की बात करें, यहाँ देखो दो इंस्ट्रूमेंट, एक है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और एक है बियर इंस्ट्रूमेंट। सबको पता है भाई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में साफ साफ बंदे का नाम लिखा होगा, और बियर इंस्ट्रूमेंट में सब जिस व्यक्ति के पास में होगा और लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक होगा उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, बियर इंस्ट्रूमेंट। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन, और इसमें कोई प्रोहिबिटिंग ट्रांजेक्शन वाली बात नहीं है कि भाई प्रोहिबिट कर रहे हैं ट्रांसफर। बियरर इंस्ट्रूमेंट साफ साफ वो लिखा है, और एंडोर्समेंट क्या है लास्ट वाला, ब्लैंक। डिमांड इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, टाइम फॉर पेमेंट इज नॉट स्पेसिफाई, तभी तो डिमांड है। एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड, साफ साफ लिखा है कि भाई इसका पेमेंट हम ऑन डिमांड करेंगे, जब भी पेमेंट चाहिए हो हमारे सामने प्रेजेंट करो, हम आपका पेमेंट कर देंगे। ये हो गया आपका डिमांड इंस्ट्रूमेंट। आगे टाइम इंस्ट्रूमेंट, इन विच टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, क्या मेंशन रहेगा, टाइम मेंशन रहेगा कि आपको हम इतने वक्त पे पेमेंट करेंगे, एक हफ्ते में, एक महीने में, कब पेमेंट करेंगे वो टाइम मेंशन होगा वहां पर।
एंड मे बी पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। उन्होंने बोल दिया कि भाई हम आपको पेमेंट करेंगे 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद हमारे सामने पेश करना और अपना पेमेंट ले जाना। ये हुआ आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड या स्पेसिफाइड डे। उन्होंने बोल दिया भैया रामनवमी के बाद आपको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट ले जाना। सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, हमको एक बार इंस्ट्रूमेंट दिखा देना, दिखाने के बाद 1 हफ्ते के बाद पेमेंट कलेक्ट कर लेना आप अपना। या उन्होंने बोला ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, सब उन्होंने बोला सब विजय माल्या इंडिया में आ गया, आपको हम पेमेंट दे देंगे। उन्होंने बोला ये सब क्या होते हैं आपके टाइम इंस्ट्रूमेंट, कहीं ना कहीं वक्त इन्वॉल्व है। अब 2 इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने और हैं, एक है सेक्शन 11 में इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और एक है सेक्शन 12 में फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। बहुत ध्यान से, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 1 मतलब 11 याद हो गया, और इसके बाद 12 में तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा यार, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ही होने वाला है। अब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोमिसरी नोट है, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, या फिर आपके पास कोई भी चेक है। इज सेड इफ एनी वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। पहला, वो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन और मेड इन इंडिया है एंड पेबल इन इंडिया है, मतलब सब काम इंडिया में हो रहा है, इंडिया में बनाया गया मेरे द्वारा, पेमेंट कर रहा हूं सब रमेश को जो इंडिया में है, सब इंडिया में बनाया गया, ड्रॉन ड्रॉ किया गया है और आपका पेमेंट भी कहाँ हो रहा है, इंडिया में। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से, ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। बहुत ध्यान से, यहां पर क्या बोल रहा है भाई, बनाया किसने है, तो डेटर ने बनाया है प्रोमिसरी नोट। डेटर कहाँ रहता है, इंडिया में, और आपने उस पर्सन के लिए बनाया है जो भले ही अभी बाहर हो बट रेजिडेंट इन इंडिया है वो व्यक्ति, लॉ के हिसाब से। लॉ ने बोला अगर कोई इंस्ट्रूमेंट फॉरेन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है यार, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। बहुत ध्यान से, राइट। तो इन्होंने बोला है सब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब ड्रॉन इंडिया में है, पेमेंट इंडिया में हो रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, ड्रॉन इंडिया में है और पेमेंट जो हो रहा है वो उस पर्सन को हो रहा है जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, तो भी हम क्या बोलेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को, सब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोलने वाले हैं। चलो आगे देखें। अच्छा एक और छोटा सा क्लैरिफिकेशन, इफ एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज एंडोर्स्ड टू अ फॉरेन कंट्री, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल मिस्टर ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, इन्होंने बनाया है, इन्होंने बनाया वो सी के लिए, ये भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, राइट। बट वो बीच में इंस्ट्रूमेंट आपका ऑस्ट्रेलिया घूम के आ गया है, किसी और को एंडोर्स हुआ और फिर से यहीं पर आ गया है, तो लॉ ने बोला है साहब इस वाले इंस्ट्रूमेंट को भी हम क्या बोलेंगे, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इस वाले इंस्ट्रूमेंट को भी हम क्या बोलेंगे यार, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, राइट। सेक्शन 11 एंड 12। आगे सेक्शन 17 बोलता है यार एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। अब ये एम्बिगुअस, चलो पहले हम यहां तक की थ्योरी पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट क्या है वो बात कर लेते हैं हम ध्यान से। एक होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट, एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। बियरर इंस्ट्रूमेंट लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक होगा, नाम लिखा होगा। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, a promissory note, bill of exchange, check drawn or made in India and made payable in India drawn upon any person resident in India shall be deemed to be the inland instrument. For example, a promissory note made in Kolkata, payable कहाँ हो रहा है, भारत में, बम्बई में, तो हम क्या बोलेंगे उसको, inland instrument. A bill drawn in Varanasi, Uttar Pradesh, on a person resident in Jodhpur, although he is stated to a payable in सिंगापुर। लॉ ने बोला साहब वो कहाँ पर है, पर्सन कौन है, वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट जो कोई एक इनलैंड नहीं है, जो फॉरेन है, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। मतलब एनी सच इंस्ट्रूमेंट नॉट सो ड्रॉन मेड और मेड पेबल एज दैट
एक मिनट, any such instrument not so drawn, made or made payable as that of a inland instrument, कोई इंस्ट्रूमेंट inland instrument की तरह नहीं दिया गया, shall be deemed to be the foreign instrument. In other words, पहला, place where the bill is drawn, bill drawn outside India, residence of person on whom drawn, and place where made payable on a person resident in outside India plus made payable in India, classify as foreign bill. एक कंडीशन, या बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन अ पर्सन, ये कंडीशन ऐसे 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 जोड़े, राइट, पूरा पढ़े, बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, गलत भाई, आउटसाइड आ गया तो खत्म बात, और पेबल इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया फॉरेन बिल हो जाएगा। बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन अ पर्सन रिजाइडिंग इन और आउटसाइड इंडिया, लॉ ने बोला बिल ड्रॉ आउटसाइड इंडिया है, फॉरेन बिल हो जाएगा। चल, लाइबिलिटी ऑफ अ मेकर और ड्रॉअर ऑफ अ फॉरेन बिल, ये भी बात कर लेते हैं। अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा है एज टू द कंट्री के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी है ये, the liability of the maker or drawer of a foreign promissory note, bill of exchange, check is regulated in all the essential matters by the law of the place जहां पर वो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, and the respective liability of the acceptor endorser by the law of the place रहेगी। For example, a bill of exchange is drawn by A in Barclay, बाहर, where the rate of interest is 15%, बहुत बढ़िया, and accepted by B payable in Washington where the rate of interest is 6%. The bill is endorsed in India, और bill endorse कहाँ हुआ है, इंडिया में, and is dishonored. अब क्या होगा, किसको 15% लगेगा या 6% ब्याज? An action on the bill is brought against B in India. He is liable to pay interest at the rate of 6% only, but if A is charged as a drawer, तो he is liable to pay at rate of interest at the rate 15%, फिर वो 15% का ब्याज उसके ऊपर लगने वाला है, राइट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया, मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, फॉरेन बिल में ड्रॉन इन इंडिया, मेड इन इंडिया नहीं है, और मेड पेबल इन इंडिया। फॉरेन प्रोमिसरी व्हेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक इज नॉट, बनाया नहीं है भारत में, मेड इन इंडिया नहीं है, मेड पेबल इन इंडिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा आपका, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। चलो, अब है हमारे सामने इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, सॉरी पहले हम बात करें एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। अब सेक्शन 17 बोलता है यार, कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, बहुत ध्यान से कंसेप्ट समझे। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए है, अब मिस्टर ए के पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, बट मिस्टर ए को कंफ्यूजन है कि इस इंस्ट्रूमेंट को मैं प्रोमिसरी नोट मानूं या बिल ऑफ एक्सचेंज मानूं। हो सकता है सब, अगर कोई ड्रॉ किया गया फिक्टिशियस पर्सन के ऊपर, तो लॉ ने बोला इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज माने या प्रोमिसरी नोट माने, तो लॉ ने बोला यार देखो डाउट है, सेक्शन 70 लगेगा सेक्शन 17, तो लॉ ने बोला एक काम करो, हमने लॉ ने ऑप्शन दिया है मिस्टर ए को कि भाई या तो आप इसको प्रोमिसरी नोट मान लो या इसको बिल ऑफ एक्सचेंज मान लो। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने बोला कि इसको तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को मैं क्या मान रहा हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज। लॉ ने बोला एक बार आपने बिल ऑफ एक्सचेंज मान लिया ना, तो हमेशा वो क्या रहेगा फिर, बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर वो जिंदगी भर में कभी भी प्रोमिसरी नोट नहीं मान पाओगे आप, राइट। ये होता है आपका एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, जिसमें लैंग्वेज क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या ट्रीट करें। May be treated either as a promissory note or a bill of exchange. Holder have the option to treat either. लॉ ने बोला या तो आप ये मान लो या वो मान लो, हमने आपको मौका दिया है एक।
देन द इंस्ट्रूमेंट ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, और उस इंस्ट्रूमेंट को फिर उसका इफेक्ट हम या तो सेक्शन 4 के हिसाब से होगा या सेक्शन 5 के हिसाब से होगा, एंड आफ्टरवर्ड्स कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली, और फिर इसको आप डिफरेंटली ट्रीट मत करना, मतलब जो मान लिया है फिर वही फॉलो करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फिक्टिशियस पर्सन के फेवर में बिल ड्रॉ किया गया है, एक होता है यार अकोमोडेशन बिल। अरे भाई, मेरा फ्रेंड है और मेरे फ्रेंड को कुछ लोग चौराहे पे पीट रहे थे। मैंने बोला भैया क्या हुआ यार, क्यों मार रहे हो इसको? उन्होंने बोला सर यार ये 50 रुपए हमारे दे नहीं रहा है, सब 5 साल हो गए हैं दे नहीं रहा है। मैंने फटाफट एक प्रोमिसरी नोट लिखा और इनके फेवर में दे दिया। तो अब ये बिल जो मैंने दिया है, दैट बिल वी कैन कॉल एज अ अकोमोडेशन बिल। आपने किसी को शेल्टर प्रोवाइड किया, आपने किसी को बचाया है किसी बिल के वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? अकोमोडेशन बिल। When it is made or drawn without consideration, मैंने कैसे बात करी कि भाई तू मुझे पैसे देगा, बाय डिफॉल्ट है वो पैसे देगा, बट फिर भी विदाउट कंसिडरेशन तो है यार। इट क्रिएट्स नो ऑब्लिगेशन बिटवीन दी पार्टीज, ये क्या होता है आपका? अकोमोडेशन बिल। और इनकोएट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हम पहले इसकी बात करें बहुत ध्यान से। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है, right? चल, या हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल शर्मा जी है। अब शर्मा जी हैं साहब, तो क्या हुआ? शर्मा जी के बेटे ने बोला कि यार पापा आप मुझे 10,000 रुपीज दे दो। तो शर्मा जी ने क्या करा? एक बनाया बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। और शर्मा जी ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर, और फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला बेटा एक काम करो, मैं आपको एक नोट या प्रोमिसरी नोट बना के दे रहा हूं, और फॉर एग्जाम्पल 10,000 के नोट पर 10 रुपए का स्टैंप लगता है। तो शर्मा जी ने क्या करा? 10 रुपए का एक स्टैंप लगा दिया। कितने रुपए का? अब कोई भी इसको पढ़ेगा, अच्छा यहाँ पर उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया और साइन कर दिए शर्मा जी ने। कोई भी इसको पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि भाई इसमें आप 10,000 रुपए तक का अमाउंट भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साहब ये 10 रुपए का स्टैंप लगा है। शर्मा जी के बेटे ने, बबलू ने, इस भाई ने क्या करा? यहाँ पर 10 स्टैंप और लगा दिए। टोटल 10 स्टैंप हो गए। अब ये कितने वैल्यू का हो गया है? ये टोटल 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए के ऊपर 10 रुपए का स्टैंप लगाना पड़ता है। तो 10 स्टैंप लग गए, तो बताओ कितने वैल्यू का हो गया? 1,00,000 का। और इसने लेके क्या करा? ये वाला बिल HIDC को दे दिया, होल्डर इन ड्यू कोर्स को दे दिया, या होल्डर को दे दिया। तो लॉ ने बोला अब होल्डर इन ड्यू कोर्स या होल्डर कितना अमाउंट रिकवर कर सकता है? सवाल है 10,000 या 1,00,000 रुपए, राइट। ध्यान से, inchoate or incomplete stamp instrument, in certain respect a person sign and deliver to another a paper stamp in accordance either whole or partially blank। पर्सन साइन मतलब शर्मा जी ने साइन करा और उस पर पूरा इंफॉर्मेशन भर दिया या छोड़ दिया। तो क्या क्या इश्यूज आएंगे? पहला, द मेकर और प्राइमा फेसिया, द मेकर प्राइमा फेसिया मतलब शर्मा जी, प्राइमा फेसिया ऑथराइज द होल्डर टू कंप्लीट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने प्राइमा फेसिया आपको बोल दिया भाई भर लेना इसको, अथॉरिटी दे दी कि भाई आप भर लेना, बट स्टैंप से ज्यादा मत भरना, 10,000 रुपए ज्यादा मत भरना। द पर्सन लाइबल टू HIDC, लॉ ने बोला वो पर्सन लाइबल है HIDC के लिए, शर्मा जी लाइबल है होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए। द पर्सन अदर देन HIDC, होल्डर सिर्फ और सिर्फ उतना ही अमाउंट रिकवर कर पाएगा जितना शर्मा जी देना चाहते थे।
तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई कौन कितना अमाउंट रिकवर कर सकता है, एक मिनट, कौन कितना अमाउंट रिकवर कर सकता है, तो अगर हमको इसमें बात करनी है राइट, तो लॉ ने बोला यार कौन रिकवर कर पाएगा, भाई होल्डर इन ड्यू कोर्स रिकवर कर पाएगा 1 लाख रुपया, और होल्डर रिकवर कर पाएगा सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए, राइट। ये चीज काम की है। चले, मेरे ख्याल से यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये आ गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, ओके। चल, तो यहां तक हमने बात कर ली है कि भाई क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर HIDC कितना रिकवर कर पाएगा, HIDC रिकवर कर पाएगा 1 लाख रुपए, और ये रिकवर कर पाएगा होल्डर मैक्सिमम 10,000 रुपए। ये कॉन्सेप्ट है इन दोनों का। चले, इनकोएट और एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट की बात करें। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मतलब इट मीन्स an instrument that is incomplete in certain respect. The drawer, maker, acceptor, endorser of a negotiable instrument may sign and deliver the instrument to another person in his capacity, leaving the instrument either wholly blank or partially रख देगा उसको। Such an instrument is called as inchoate instrument. ऐसे instrument को हम क्या बोलते हैं यार, inchoate instrument, क्योंकि वो incomplete है। And this gives a power to the holder कि भाई आप इसको complete कर लो with the limit of stamp. The principle of this rule is that inchoate instrument is based on the principle of estoppel. अधिकार दिया ना शर्मा जी ने अपने बेटे को। The person signing and delivering the inchoate instrument is liable both to the holder और HIDC. However, difference है राइट्स में 1 लाख और 10,000 का। The holder को सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही मिलेंगे, और HIDC को 1 लाख तक मिलने का अधिकार है। सवाल, a person signed a blank acceptance on a bill of exchange and kept in his drawer. The bill was stolen by X, बहुत बढ़िया, चोरी कर ली, एंड उसने 20,000 रुपए भर लिया और नेगोशिएट कर दिया इनोसेंट पर्सन फॉर वैल्यू। HIDC आ गया। It was held that the signer to the bill to the blank acceptance was not liable to the HIDC because he never delivered the instrument intended to be used as a negotiable instrument. Further, as a condition of liability, the signer or a maker, drawer, endorser, acceptor must deliver the instrument to another. In the absence of delivery, the signer is not liable. Furthermore, the paper so signed and delivered must be stamped in accordance with the law prevalent. जिस टाइम पर चल रहा है आपको प्रॉपरली स्टैंप लगानी पड़ेगी। और ये कौन सा है हमारा, ये है हमारा एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, मतलब जहां पर क्लियर नहीं है। Section 17 of the Act read as where an instrument may be constructed either, आप चाहो तो promissory note मान लो, चाहो तो bill of exchange मान लो, the holder may at his election treat it either as, the instrument shall be henceforth treated accordingly, उसके बाद फिर वो वही चलता रहेगा। 10, an instrument which is vague and cannot be clearly identified, भाई ये particular instrument bill of exchange है या promissory note है, is a ambiguous instrument. उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, ambiguous instrument. In other words, such an instrument may be constructed either as a promissory note, bill of exchange. Section 17 provides that the holder may at its discretion treat it, जो भी ट्रीट करना हो करो, उसके बाद फिर उसको वैसा ही मानना। ये कौन सा था यार हमारा, ये कौन सा था हमारा ambiguous instrument, राइट। और डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है साहब, डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसपे कोई टाइम नहीं लिखा हो, एट साइड दिखा के आपने रिकवर कर लिया हो, वो क्या होता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। और टाइम इंस्ट्रूमेंट स्टेबल फिक्स पीरियड लिखा हो, आफ्टर साइड के बाद आना, आप स्पेसिफाइड डे या हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, राइट। ये सारी चीजें हमारे पास हैं एट साइड और प्रेजेंटमेंट आफ्टर साइड। तो ये हमारे पूरे के पूरे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है कि भाई कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड
एम्बिगुअस वाला इंपॉर्टेंट है, इनकोएट वाला इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ के जाए तो ही आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। किस चीज का? इंडोर्समेंट का और इंस्ट्रूमेंट्स का, बेसिकली कि भाई कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टाइप्स में बॉल गन्स। थैंक यू।